जादुई लहंगा और लिपस्टिक। विवेक जब 5 साल का था तभी उसके पिताजी उसे छोड़कर चले गए। पिता की मृत्यु के बाद निर्मला ने अकेले ही विवेक का पालन पोषण किया। निर्मला का पति मनोज गांव में ही मजदूरी किया करता था। जब वो जिंदा था तब भी उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा कुछ ठीक नहीं थी और आज उनके ना होने पर भी निर्मला को ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ, मुझे भी रिमोट वाली कार चाहिए। दीनू के पापा ने कल ही दीनू को रिमोट वाली कार ला कर दी। मुझे भी चाहिए माँ। ऐसे रोते नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं कल ही बाजार से तेरे लिए रिमोट वाली कार ला दूंगी। अब चल और चलकर खाना खा लो, मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है। विवेक खुशी खुशी खाना खाकर सो जाता है। अरे बहन, इस विधवा को तो देखो, पति था तब तो कभी इसके घर खाने को नहीं होता था और जब से पति मरा है तब से तो दोनों माँ बेटे के हाथ जैसे मानो कोई खजाना लगा है। रोज नई नई चीजें लाकर अपने बेटे को देती है निर्मला। हाँ बहन, तुमने सही कहा, ये तो कोई काम ही नहीं करती और ना ही किसी से ज्यादा मतलब रखती है। मुझे तो लगता है ये कोई डायन है जो अपनी काली शक्तियों से सब कुछ चुटकियों में कर लेती है। अरे अगर ऐसा है तो ऐसी औरत का यहाँ हमारे गांव में रहना ठीक नहीं है। कल को कहीं वो हमारे बच्चे पर कोई जादू टोना कर दे तो हमें मुखिया जी से इसकी शिकायत करनी चाहिए। उसके बाद गांव वालों की शिकायत करने पर सभी गांव वाले निर्मला को डायन बोलकर गांव से निकाल देते हैं। निर्मला चुपचाप अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में रहने चली जाती है और वहीं अपने आप विवेक का पालन पोषण करती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। विवेक अब बड़ा हो जाता है और एक छोटी सी कंपनी में जॉब करने लगता है। लेकिन अब विवेक भी अपनी माँ के बारे में सोच सोचकर हैरान होने लगता है। पूरे दिन मेहनत करने पर कहीं जाकर कुछ पैसे कमा पाता हूँ, वो भी खुद के खर्चे में ही खत्म हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं बच पाता। फिर आखिर मेरी माँ ने मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। मैं जो भी मांगता हूँ सब मुझे लाकर दे देती थी। कहीं गाँव वाले सही तो नहीं कहते थे कि मेरी माँ एक डायन है और उसके पास कोई काली शक्ति है। ऐसे ही एक दिन निर्मला अपने बेटे से कहती है, बेटा जरा ये फोटो देखकर बता, ये लड़की कैसी है? मुझे तो बहुत संस्कारी और गुणी लग रही है, मेरी होने वाली बहू। तू कहे तो मैं कल ही इससे तेरी शादी की बात चलाऊं। माँ, लड़की तो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन माँ शादी में बहुत खर्चा आएगा ना, और मेरी अभी भी नई नई नौकरी लगी है, तो फिर शादी का सारा खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? अरे तुझे लड़की पसंद है, मेरे लिए यही बहुत है। तू शादी की चिंता बिल्कुल मत कर, अभी तेरी ये माँ जिंदा है, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। फिर भी माँ, शादी कोई आम बात थोड़ी ना है। बहू को गहने देने होते हैं, कपड़े देने होते हैं और तो और उसके बाद शादी का सारा खर्चा। माँ, हम ये सब कहाँ से कर पाएंगे? निर्मला मुस्कुराते हुए वहाँ से वो फोटो लेकर चली जाती है और अपनी माँ की इसी रहस्यमयी मुस्कान के बारे में विवेक हमेशा से जानना चाहता था। वो जब भी अपनी माँ से कोई सवाल करता तो उसकी माँ उसे ऐसे ही मुस्कुराकर टाल दिया कर। जी बहन जी, अरे बहन जी, मेरे बेटे को तो आपकी बेटी एक नजर में पसंद आ गई। हाँ हाँ ठीक है बहन जी, हम कल ही अपने बेटे के साथ आपके घर आते हैं रिश्ता पक्का करने। नमस्ते बहन जी। उसके बाद निर्मला विवेक को लेकर लड़की वाले के घर पहुंचती है। लाखों में एक है मेरा बेटा और आज तक मैंने और मेरे पति ने जो कुछ कमाया है अब से तो सब हमारी होने वाली बहू का है। मैंने तो शुरू से ही अपनी बहू के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। सब लोग चांदनी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि चांदनी बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की होती है और उसका व्यवहार भी अच्छा था। सभी को एक ही नजर में चांदनी पसंद आ जाती है और विवेक को भी। इधर चांदनी के घर वाले विवेक और उसकी माँ को देखकर आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे कैसे घर में रिश्ता करने जा रहे हैं आप चांदनी का? ये लोग तो खाली हाथी मुंह उठाकर लड़की देखने चले आए, लेकिन इस बुढ़िया के हाथ में जो थैला है उसमें भला क्या है? तभी निर्मला कहती है, ये मेरा बेटा विवेक है, एक कंपनी में जॉब करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है और हाँ, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन जो भी लाई हूँ वो आप लोग और मेरी बहू को पसंद आए। निर्मला के इतना बोलते ही सबकी आंखें चमक उठती है। सब आश्चर्य से निर्मला की तरफ देखने लगते हैं। निर्मला अपने थैले में से एक गहने का डब्बा निकालती है और उस डब्बे को खोलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसमें भारी भरकम सोने का हार और कानों के झुमके कंगन थे। उसके बाद निर्मला ने थैले में से 21,000 रुपए निकाले और अपनी बहू को दिए। चांदनी मेरी बेटी, आज से तू हमारे घर की लक्ष्मी है, मुझे माफ करना बेटी, नया जमाना है, नई नई तरह की चीजें है। अब मुझ बुढ़िया को इन सब के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, इसीलिए मैं तेरे लिए कोई कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, तो इन पैसों से अपनी पसंद का लहंगा ले लेना। ये सुनकर तो सभी का चेहरा खिल उठता है। अभी तक जो लड़की वाले निर्मला को भिखारी समझ रहे थे वो बहुत अमीर घराने से निकली। लड़की वाले को विवेक भी पसंद आता है और फिर दोनों की शादी की बात पक्की हो जाती है। विवेक तो हैरानी से अपनी माँ को देख ही जा रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी माँ ने आज तक उससे कहाँ छुपा कर इतने गहने और इतने सारे पैसे रखे थे। कुछ ही दिनों में विवेक और चांदनी की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। चांदनी को बहू के रूप में पाकर निर्मला बहुत खुश होती है। ऐसे ही बहुत ही अच्छे से उन लोगों का दिन गुजर रहा था। तभी एक बार निर्मला काफी ज्यादा बीमार हो जाती है और वो अपनी बहू को पास बुलाती है। बहू बहू, मुझे लग रहा है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी विवेक जी को कॉल करके बुलाती हूँ, हम आपको अभी अस्पताल लेकर चलते हैं। नहीं बहू, मेरा बुलावा आ चुका है। बेटी, मैं मरने से पहले तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। बहू, मेरा संदूक देख रही हो ना? हाँ माँ जी, क्या है उस संदूक में? माँ जी बोलिए ना। निर्मला अपनी बात अधूरी छोड़कर दुनिया से चली जाती है। उसके बाद चांदनी फूट फूट कर रोने लगती है और विवेक के आने के बाद सभी मिलकर उसका दाह संस्कार कर देते हैं और कुछ समय ऐसे ही उन लोगों का दुख में बीतता है। तभी विवेक की कंपनी से कॉल आता है, उसकी नौकरी छूट गई है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पहले माँ जी हमें छोड़कर चली गई और उनकी अब जॉब भी चली गई। तुम चिंता मत करो चांदनी, मैं कहीं न कहीं से दूसरी नौकरी जरूर ढूंढ लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है और विवेक को कहीं नौकरी नहीं मिलती। सुनिए जी, घर में पैसे बिल्कुल नहीं है। मैं कह रही हूँ, माँ जी ने मुझे जो गहने दिए थे, हम उसी को बेचकर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। भला नौकरी के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो गहने मेरी माँ की निशानी है, हम उसे नहीं बेचेंगे। हम उन गहनों को अपने होने वाले बच्चों के लिए संभाल कर रखेंगे। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाता है। तभी चांदनी को अपनी सास की बात याद आती है और वो डरते डरते संदूक खोलती है और देखती है उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लहंगा और लिपस्टिक रखा हुआ है। इतना सुंदर लहंगा और ये लिपस्टिक! अरे, अगर माँ जी ने मेरे लिए इतना सुंदर लहंगा और लिपस्टिक खरीदी थी तो उन्होंने मुझे ये सब दिया क्यों नहीं? मैं इसे जल्दी से बाहर निकाल कर रख देती हूँ। विवेक जी आएंगे तो मैं उन्हें पहनकर दिखाऊंगी। अरे, ये लिपस्टिक का सेट तो बहुत ही अच्छा है, मैं अभी इसे लगा कर देखती हूँ। चांदनी उस लिपस्टिक को लगा लेती है। तभी उधर से विवेक भी आ जाता है। चांदनी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मुझे माफ करना चांदनी, मुझे आज भी कहीं जॉब नहीं मिली। पता नहीं माँ जी के जाते ही हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। काश हमारे घर में कुछ दिन का राशन और होता, जिससे कुछ दिन और हमारा गुजारा हो पाता। चांदनी के मुंह से इतना निकलते ही उसके घर में अपने आप ही राशन की कुछ बोरियां आ जाती है। अरे ये क्या, ये अचानक से राशन की बोरी यहाँ कैसे आ गया? और ये क्या, तुमने अपने होठों पर इतनी लिपस्टिक क्यों लगाई हो? अरे वो मैं जल्दबाजी में आपको बताना भूल गई थी। ये देखो माँ जी के बक्से में मुझे क्या मिला, ये खूबसूरत सा लहंगा और लिपस्टिक। मैं अभी आपको इसे पहनकर दिखाती हूँ। यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और तुम्हें मेरी माँ की तरह ही मेरी कोई फिक्र नहीं है। तुम अपना अलग ही सजने धजने में लगी हो। काश माँ जी की तरह मेरे पास भी कोई जादुई शक्ति होती, जिससे मेरे पास भी काफी सारे पैसे आ जाते, फिर तो आप मुझे कुछ नहीं कहते ना। चांदनी की दोबारा ऐसा बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। विवेक जी, ये क्या? मेरे बोलते ही अचानक से राशन आ गया और अब ये पैसे भी। चांदनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ का ये जादुई लहंगा और लिपस्टिक जादुई हो सकता है, क्योंकि माँ जी मुझे इसके बारे में कुछ बताना तो चाहती थी, शायद वो यही कहना चाह रही होंगी। उसके बाद चांदनी फिर से बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, हमें 10 लाख रुपए दो। चांदनी के ऐसा बोलने पर भी वहाँ पैसे नहीं आते हैं। अरे, ये पैसे क्यों नहीं आ रहे? चलो अब लहंगा को पहनकर देखती हूँ, शायद लहंगे से पैसे आए। उसके बाद चांदनी उस लहंगा को पहन लेती है। हे जादुई लहंगा, हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दो और हमें अमीर बना दो। तभी जादुई लहंगे से पैसे की बारिश होने लगती है और जादुई लहंगा विवेक और चांदनी को खूब सारे पैसे देकर वहाँ से गायब हो जाता है। अरे, ये क्या हुआ? ये लहंगा अपने आप कहाँ गायब हो गया? तभी एक आवाज आती है, चांदनी और विवेक, ये लहंगा और लिपस्टिक साधारण नहीं बल्कि जादुई है। ये सब निर्मला को सुनोमा जादूगरनी ने दिया था, क्योंकि तुम्हारे पिता की जान सुमोना जादूगरनी की मदद करते हुए गई थी। इसलिए तुम्हारी माँ निर्मला को घर चलाने और अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए सुनोमा जादूगरनी ने उन्हें जादुई लहंगा और लिपस्टिक दिया था। और आज तुम लोगों के पास इतना धन आ गया है जिससे तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। इसीलिए ये लहंगा और लिपस्टिक जहाँ से आया है वहाँ चला गया। उसके बाद चांदनी और विवेक उन सारे पैसे से अपना खुद का बिजनेस करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। आज उन दोनों को अपनी माँ का जादुई होने का राज भी पता चल जाता है।